वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रिकल मशीन के ट्रांसफार्मर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक you will be able to define transformer and explain the working principle of single phase transformer. You will be able to describe ideal transformer and derive the EMF equation of single phase transformer. ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके अराइज हो सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर अगर आप देखें तो ये आपके पावर सिस्टम में यूज किया जाता है। पावर सिस्टम कहने का मतलब है जो आप पावर जनरेट करते हो, ट्रांसमिट करते हो और डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो आपका जनरेटिंग स्टेशन होता है वो आपका एक रिमोट लोकेशन में होता है। तो वहां से आप पावर को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक आप वोल्टेज को स्केल अप और स्केल डाउन करते हुए पहुंचाते हो। आप स्टार्टिंग में वोल्टेज को स्केल अप करते हो थ्रू स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देन आप उसको स्टेप डाउन करते हो, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे अलग अलग कंज्यूमर्स को आप अपने पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली इसी का बेसिक प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं। सो नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ट्रांसफार्मर के बारे में। तो अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके डेफिनेशन पे कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ट्रांसफॉर्म करता है थ्रू मैग्नेटिक सर्किट एट वन वोल्टेज और करंट लेवल टू अनदर वोल्टेज और करंट लेवल विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, नेचर ऑफ पावर एंड पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या है? ओके, ये आपका जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है? ट्रांसफार्मर आपके इलेक्ट्रिकल पावर को एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ट्रांसफॉर्म करता है थ्रू मैग्नेटिक सर्किट, और जो आपका जो पावर ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक कॉइल से दूसरे कॉइल पे एट वन वोल्टेज और करंट लेवल टू अनदर वोल्टेज और करंट लेवल। क्योंकि जो आप इलेक्ट्रिकल पावर आप इनपुट पे दोगे और जो आपको आउटपुट पे पावर मिलेगा उसमें आपका जो वोल्टेज है वो डिफर करेगा, करंट आपका डिफर करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। यानी जिस फ्रीक्वेंसी पे आपने एसी इनपुट दिया है अपने ट्रांसफार्मर को, आपको आउटपुट पे भी सेम फ्रीक्वेंसी पे आपको एसी आउटपुट मिलेगा। सेकंड, जो नेचर ऑफ पावर है, नेचर ऑफ पावर कहने का मतलब है आपने इसके इनपुट पे एसी पावर देते हैं हम, तो आपके आउटपुट पे भी जो पावर मिलेगा वो भी आपका एसी पावर होगा। और पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी कहने का मतलब ये है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है, आपने जितना पावर उसके इनपुट पे दिया था सेम पावर आपके आउटपुट पे मिलना चाहिए, इसलिए इसे कांस्टेंट पावर डिवाइस भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें आपके ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, तो अब अगर हम बात करें वर्किंग प्रिंसिपल पे, तो आपके ट्रांसफार्मर का जो मेन 3 पार्ट है वो होता है, सबसे पहला आपका कोर, तो ये है हमारे ट्रांसफार्मर का कोर, जिसपे हम 2 वाइंडिंग इस पे डालते हैं। तो जो सबसे पहला वाइंडिंग है वो आप इसके लेफ्ट लिंब पे डालेंगे, और जो इसका दूसरा वाइंडिंग है हम उसे राइट लिंब पे डालेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे आपके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए ट्रांसफार्मर के। सबसे पहला पार्ट जो है वो है कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। सेकंड, जो आपके पास 2 वाइंडिंग्स हैं, ये वाइंडिंग आपका कहलाता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग। इस पे पहले आते हैं। अगर हम देखें तो जो आपका ट्रांसफार्मर है वो इंडक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इंडक्शन प्रिंसिपल यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल।
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी कंडक्टर को कोई फ्लक्स लिंक करता है और अगर उस फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है तो एक वोल्टेज इंड्यूस होगा आपके कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस, और वो जो वोल्टेज है वो होगा n d phi अपॉन dt, n d phi अपॉन dt, जहां पे n जो होगा वो होगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, और फाई जो है वो फ्लक्स है जो उस कॉइल को लिंक कर रहा है जो कि टाइम के साथ वैरी कर रहा है। डी फाई अपॉन डी टी यहाँ पे जो है वो आपका टाइम के साथ वैरी कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो आपके इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखें कि जिस भी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा उस कॉइल में वोल्टेज ज्यादा इंड्यूस होगा, जिस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो कम होगा। तो उस पॉइंट से अगर देखें तो हमारे पास दो कॉइल्स हैं, इन कॉइल्स में पहले वाला जो कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न्स दूसरे वाले कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा है। वो आपके जो कंस्ट्रक्शन हमने बनाया है उसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि जो आपका जो पहला जो कॉइल आपके लेफ्ट लिम्ब पे है वो राइट लिम्ब के कॉइल से उसका नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज्यादा है। तो अगर आपके लेफ्ट लिम्ब पे जो कॉइल है अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस ज्यादा होगा, तो आप उसे बोलेंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, और जो कॉइल आपके राइट लिम्ब पे है चूंकि उसका नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इसलिए उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस भी होगा वो कम होगा, तो आप इस कॉइल को बोलेंगे लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो उस केस में यहां पे जो दो कॉइल है हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, सपोज कि आपके हाई वोल्टेज वाइंडिंग का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो आप यहां पे लेके चल सकते हैं NHV, और जो आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसके नंबर ऑफ टर्न्स हम लेके चल सकते हैं NLV। ओके, सो इनिशियली आपके ट्रांसफार्मर में जो दो वाइंडिंग होते हैं वो वाइंडिंग आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो सकता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग हो सकता है, ये पहले से डिफाइंड है। अगर आपने जो भी वाइंडिंग अपने ट्रांसफार्मर के कोर पे डाला है वो आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो सकता है अगर उसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, और दूसरा वाला कॉइल आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग हो सकता है क्योंकि उसका नंबर ऑफ टर्न्स पहले वाले से कम होगा। तो ये दो फिक्स होते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि अब आप ट्रांसफार्मर के किस साइड पे आप सोर्स कनेक्ट करना चाहते हो और किस साइड पे आप लोड कनेक्ट करना चाहते हो। आप ट्रांसफार्मर के जिस कॉइल के साथ आप सोर्स कनेक्ट करोगे वो आपका प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगा ट्रांसफार्मर का, और जिस वाइंडिंग के साथ आप लोड को कनेक्ट करोगे या फिर उसको ओपन सर्किट आप छोड़ने वाले हो वो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगा। तो अगर हम सपोज आपके हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे अगर हम सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो यही हाई वोल्टेज वाइंडिंग अब आपका प्राइमरी वाइंडिंग बन जाएगा जब आप इस पे एक सोर्स कनेक्ट करेंगे तो। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो गया, जो आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग है चूंकि आपने इसके साथ सोर्स कनेक्ट कर दिया है, अब ये प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, तो अब यहां पे सपोज हमने एक वोल्टेज सोर्स लगाया है। ठीक है, अब चूंकि ये वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग है तो हमने जो इस पे वोल्टेज अप्लाई किया है सपोज हम उसे बोलते हैं VP। ठीक है, अब जैसे हमने इस सोर्स को यहां पे कनेक्ट किया, आपका जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग आपका एक क्लोज सर्किट बना रहा है, और हमें पता है किसी भी क्लोज सर्किट में अगर आपने किसी सोर्स को कनेक्ट किया है तो वो एक करंट डेवलप करता है जिसे हम प्राइमरी करंट कह सकते हैं, दैट इज IP। अब ये जो करंट है वो आपके वाइंडिंग में सर्कुलेट होगा।
वो आपके वाइंडिंग में सर्कुलेट होगा तो यही आपका प्राइमरी वाइंडिंग अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है। और हमें पता है एम्पियर सर्कुलर लॉ से कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने का मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, एक फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है जो उसके नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पे टर्मिनेट करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो एक अलग प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, और उस राइट हैंड थंब रूल से आप फ्लक्स का डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो राइट हैंड में आपके जो 4 फिंगर्स हैं वो आपका करंट का डायरेक्शन अगर हुआ तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपके फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर करंट का डायरेक्शन आपका थंब का डायरेक्शन है तो जो 4 फिंगर्स होंगे वो आपके फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे आप कॉइल है और ये कॉइल आपके कोर पे के लेफ्ट साइड में वो वाउंडेड है, तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है आप उसको राइट हैंड के 4 फिंगर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर राइट हैंड के 4 फिंगर से रिप्रेजेंट करें तो देखो, अगर आपका जो कॉइल अगर आप देखो तो इसमें जो करंट है वो आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है। जो करंट है वो आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है। तो अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अपने 4 फिंगर्स को अगर रोटेट करते हैं, लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड की तरफ अगर हम रोटेट करें 4 फिंगर्स को, तो आपका जो थंब का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। दैट मीन्स कि जो फ्लक्स होगा वो ऊपर से निकलेगा। तो जब ये फ्लक्स का जो है वो आपके वाइंडिंग में ऊपर से निकलेगा और वो आपके कोर में कन्फाइंड होगा। तो यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स होगा वो जिस डायरेक्शन में एरो है उस डायरेक्शन में ये फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। क्योंकि जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो मोस्टली आपके कोर में कन्फाइंड होगा, क्योंकि जो कोर का रिलक्टेंस वैल्यू है वो आपके एयर के रिलक्टेंस वैल्यू से बहुत कम होता है और फ्लक्स लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करना चाहता है। इसलिए मोस्ट ऑफ फ्लक्स जो होंगे वो आपके कोर में सर्कुलेट करेगा। तो अब इस पॉइंट से आपका जो फ्लक्स है वो प्रोड्यूस हुआ और वो आपके कोर में कन्फाइंड है। अब अगर हम बात करें तो ये जो फ्लक्स है वो अब आपके सेकेंडरी को कट करेगा। अब ये जो फ्लक्स है वो आपके सेकेंडरी को कट करता है, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि आपका आता है नेक्स्ट लॉ, वो बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ वोल्टेज induces across a terminal of conductor if flux linking the same। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर आपका कंडक्टर है उसके टर्मिनल के अक्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस होगा अगर कोई फ्लक्स उसे लिंक कर रहा है। ठीक है, और जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो इक्वल होगा n d∅dt के। ठीक है, तो यहां पे जो फ्लक्स है वो आपके सेकेंडरी वाइंडिंग को कट कर रहा है, क्योंकि आपका जो यहां पे जब आपका एक कॉइल जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग था उससे आपने सोर्स को कनेक्ट कर दिया तो ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग बन गया। तो जो सेकेंड जो वाइंडिंग होगा जो आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग आपका सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो अब यहां पे जो फ्लक्स है वो आपके सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक कर रहे हैं। और फैराडेज लॉ के लिए जो सबसे बेसिक जो कंडीशन वो ये है कि आपके कंडक्टर और जो आपका फ्लक्स है उसके बीच में एक एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कंडक्टर स्टेशनरी कंडीशन में है तो जो फ्लक्स होना चाहिए वो टाइम वेरिंग होना चाहिए, ताकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स आपके कंडक्टर को लिंक करे, तभी आपका वोल्टेज इंड्यूस होगा। अब यहाँ से आप अगर देखो, अगर आपने जो वोल्टेज इक्वेशन है, जो ईएमएफ इक्वेशन है जो इंडक्शन प्रिंसिपल से डिफाइन किया जाता है, उसमें E = n d∅dt है, जहाँ पे d∅dt आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है।
ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपका ट्रांसफार्मर के केस में देखें तो आपके वाइंडिंग स्टैटिक पोजीशन में होते हैं, क्योंकि आपके ट्रांसफार्मर में कोई भी पार्ट रोटेटरी नहीं होता। तो जो आपका सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो चूंकि स्टैटिक है, तो आपके फ्लक्स को टाइम वेरिंग होना पड़ेगा, यानी कि एसी फ्लक्स होना पड़ेगा, और एसी फ्लक्स आपके एसी करंट के पास होने से ही प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसलिए जो आपका वोल्टेज आप ट्रांसफार्मर पे अप्लाई करते हो वो ऑलवेज एसी इन नेचर होता है। अगर आपने ट्रांसफार्मर पे डीसी सप्लाई दिया तो क्या होगा, वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो भी डीसी होगा, और अगर फ्लक्स डीसी इन नेचर यानी टाइम इनवेरिएंट हुआ और आपका कंडक्टर भी अगर रोटेटरी नहीं हुआ तो उसमें इंडक्शन प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई कर रहे हो, चूंकि वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो फिर आगे आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में जो भी आप एनर्जी इसको इनपुट पे दे रहे हो वो सारा का सारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जो कि हीट एनर्जी जो डेवलप होगा वो आपके ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर सराउंडिंग को इंक्रीज करेगा, और अगर वो टेम्परेचर आपके परमिसिबल लिमिट से एक्सीड कर जाए तो आपका ट्रांसफार्मर बर्नआउट हो सकता है। इसलिए ट्रांसफार्मर पे हम डीसी सप्लाई नहीं देते, ट्रांसफार्मर पे हम ऑलवेज एसी सप्लाई देते हैं, जिससे आपका एसी फ्लक्स प्रोड्यूस हो। और सपोज ये फ्लक्स जो है अगर वो हम डिफाइन करें तो वो फाई है, तो ये जो फ्लक्स है जब आपके सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करेगा तो यहां पे एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। यहां पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगा क्योंकि ये इंड्यूस वोल्टेज है, हम इसे ES से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगा ये हो रहा है आपके इंडक्शन प्रिंसिपल यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के जस्ट बाद एक लॉ ऑलवेज एप्लीकेबल होता है, वो होता है लेंजिस लॉ। और लेंजिस लॉ आपको बोलता है कि कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ होगा उसके लिए कोई ना कोई कॉज होगा, और जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा, यानी कि यहां पे जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है इसे अपने कॉज को अपोज करना है। अब यहां पे जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वहां पे आप अगर देखो, अगर इस साइड में अगर आपने एक लोड कनेक्ट किया है तो आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगा ये भी एक क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा। हम सर्किट थ्योरी में पैसिव साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, उस पैसिव साइन कन्वेंशन में हमें यह पढ़ाया जाता है कि जो भी करंट प्रोड्यूस होता है वो करंट आपके सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप सेकेंडरी को अगर आप देखो तो आपके सेकेंडरी में यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग आपके दो भाग में डिवाइड किए जा सकते हैं, जिसमें लेफ्ट हाफ में जो पार्ट है इसको आप सोर्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं, और जो राइट हाफ में जो पार्ट है आप उसको लोड की तरह कंसीडर कर सकते हो। तो अगर हम पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से जाएं तो इस पैसिव साइन कन्वेंशन से आपका जो लेफ्ट हाफ पार्ट है जिसको आप सोर्स कंसीडर कर रहे हो वहां से करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना चाहिए। उस कंडीशन में अगर हमने इसके अपर टर्मिनल को अगर हमने पॉजिटिव टर्मिनल लेके चल रहे हैं तो करंट जो होगा वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा, और अगर इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है तो हम देख सकते हैं कि लोड के पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट इंटर कर रहा है, तो और इस करंट को हम बोल सकते हैं सेकेंडरी करंट। ये जो करंट है वो आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में रोटेट होगा और जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो इस हिसाब से, ठीक है। अब जैसे सेकेंडरी करंट आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो करेगा तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो आपका वाइंडिंग है अब ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे एप्लीकेबल इस हिसाब से होगा कि जो आपका जो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, यानी कि आपके सेकेंडरी करंट के कारण भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अगर हम लेंजेस लॉ की बात माने तो जो भी इफेक्ट है वो अपने कॉज को अपोज करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकेंडरी करंट के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि आपका जब तक सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं होगा आपका फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। करंट क्यों फ्लो होगा?
क्योंकि आपका वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में। और आपका वोल्टेज क्यों इंड्यूस हो रहा है? क्योंकि आपका मेन फ्लक्स जो है फाई वो आपके सेकेंडरी को कट कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में अगर हम बात करें तो आपका जो सेकेंडरी करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो अगर आपके मेन फ्लक्स को अपोज करता है तो ही आपका लेंजेस लॉ सेटिस्फाई होगा, और अगर लेंजेस लॉ सेटिस्फाई होगा तो ही आपका इंडक्शन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा आपके ट्रांसफार्मर में। तो उस केस से देखें तो अगर हमने जो डायरेक्शन ऑफ करंट लिया हुआ है उस डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से अगर हम जाएं तो यहाँ पे सेकेंडरी करंट के कारण जो फ्लक्स होगा उसका भी वैल्यू हम देख सकते हैं आपके राइट हैंड थंब रूल से। और राइट हैंड थंब रूल से अगर हम देखें तो आपका जो करंट है आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में भी लेफ्ट से राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। तो अगर हम इस करंट को अपने राइट हैंड के 4 फिंगर से फॉलो करते हैं तो अगर ये लेफ्ट से राइट अगर शिफ्ट कर रहा है तो फ्लक्स का डायरेक्शन यहाँ पे भी ऊपर की तरफ है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में सेकेंडरी करंट के फ्लो होने से अगर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और अगर उसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है तो हम क्लियरली देख सकते हैं जो आपका फ्लक्स फाई है वो आपके कोर के राइट लिम्ब में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब यहां पे हम ये चीज देख सकते हैं कि जो आपका फ्लक्स फाई एस है वो आपके मेन फ्लक्स फाई को अपोज कर रहा है। अगर ये इसको अपोज कर रहा है तो आपका लेंजेस लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, और अगर आपका लेंजेस लॉ सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका इंडक्शन प्रिंसिपल भी सेटिस्फाई होगा। दैट मीन्स कि जो आपका वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो सही है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो अब अगर हम इस पूरे वर्किंग प्रिंसिपल को अगर कंक्लूड करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने प्राइमरी वाइंडिंग पे एक सोर्स कनेक्ट किया था, वो सोर्स आपको इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दे रहा था आपके प्राइमरी वाइंडिंग को। उस इलेक्ट्रिकल सप्लाई के कारण वो जो इलेक्ट्रिकल पावर था वो कन्वर्ट हो रहा था आपके मैग्नेटिक एनर्जी में फ्लक्स के हिसाब से, और वो जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो आपके सेकेंडरी कंडक्टर को कट कर रहा था। तो फिर से आपके सेकेंडरी में एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था और आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा था। यानी कि आप इस हिसाब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक कॉइल यानी कि प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफॉर्म करते हो। और यहाँ पे ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे हमने प्राइमरी पे जो भी एनर्जी सप्लाई किया वो थ्रू मैग्नेटिक सर्किट आपका क्या हो रहा है वो आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर सप्लाई हो रहा है। तो ये आपका है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। अब अगर हम इस चीज को समझते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि आपका जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, बट आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर था जो कि आपके इलेक्ट्रिकल पावर को एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ओके स्टूडेंट, तो हमने अपना जो आज का टॉपिक है उसका पहला जो लर्निंग आउटकम है वो हमने अचीव कर लिया है, जो कि है आपका डिफाइन ट्रांसफार्मर एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, और मुझे जहां तक बिलीफ है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।